पाछा ना मळे मरनार पाछा ना मळे एवा शहीद नागार्जुन सिसोदियाની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આપણે સૌ જ્યારે એકઠા થયા છીએ ત્યારે સૌપ્રથમ પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી ધર્મબંધુજીના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન। ડાયસ ઉપર બિરાજમાન સર્વે મહેમાનો, ઉપસ્થિત સર્વે વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ અને દીકરીઓ, આ તકે આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આ કાર્યક્રમની આપ સૌની ઉપસ્થિતિને હું મારો રાજીપો વ્યક્ત કરું છું। શહીદ નાગાર્જુન 1971માં આપણા દેશની ખાતર વીરગતિ પામ્યા। આજના દિવસે હું આપ સૌને એટલું જ કહીશ કે એ જવાબર્દ એ ખમીર આપણા મહેરનું હતું। તો આપણે આપણા મહેર સમાજને, દીકરા દીકરીઓ, આપણે સૌ આપણા શહીદ થયેલા આપણા શૂરવીરોના જીવનને જોઈને આપણે એમના રસ્તે વળીએ, સારા કાર્યો કરીએ અને સૌ કોઈ વ્યસન મુક્ત બને એવા સમાજનું આપણે ફરી ફરી નિર્માણ કરવાનો હવે સમય આવી ગયો છે। કારણ કે આપણે ખમીરવંતી કોમ તો છીએ જ, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યસનોમાં આપણે ગળાડૂબ છીએ। તો આજની તકે હું એટલું જ કહીશ કે શહીદ નાગાર્જુનની જ્યારે તિથિ છે ત્યારે આપણે એમના ચરણોમાં વંદન કરીને એક પણ લઈએ, એક શપથ લઈએ કે આપણે સૌ આપણી જે આ ખમીરવંતી કોમનો સુવર્ણમય ઇતિહાસ છે એને હંમેશા ઉજળો રાખીએ। આ તકે ફરી ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોનું દિલથી, હૃદયના માનવેથી સ્વાગત કરું છું। અસ્તુ। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट दिया था, न्यूअर मिलिट्री चैलेंजेस एम्पावरिंग आर्म फोर्सेस। 15 जून 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक मीटिंग बुलाई मेरी रिपोर्ट पर और नाम चेंज किया फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस। किसी भी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी हिस्ट्री कितनी ग्रेट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस कंट्री के सिटीजन किस प्रकार के नॉलेजेबल हैं, और ये भी महत्व नहीं है कि उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस किस लेवल के। विश्व में कोई भी देश नेचुरल रिसोर्सेस के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, हिस्ट्री के बेस पर ग्रेट नहीं बन सकता। अगर हिस्ट्री के बेस पर कोई कंट्री ग्रेट बनती तो इंडिया की 5000 ईयर्स की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड में किसी कंट्री की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 5000 ईयर्स की नहीं है। लेकिन हम उस जगह पर नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए था। 4800 ईयर्स की इजिप्शियन हिस्ट्री है, 3200 ईयर्स की ग्रीक हिस्ट्री है, 3500 ईयर्स की पर्शियन हिस्ट्री है। लेकिन इस कंट्री से, इस वर्ल्ड से 5 सिविलाइजेशन पेरिस खत्म हो गए जिनकी ग्रेट हिस्ट्री थी। आप देखें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन 621 एडी में अरब के लोगों ने अटैक किया और 642 एडी में 21 इयर्स के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन पेरिस खत्म हो गई। वहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, उसे जलाकर राख कर दिया गया। और अगर कभी आप इजिप्ट में जाएं तो उनके जो पिरामिड बने हुए हैं टेक्नोमेट्रिक के बेस पर 17 टन के स्टोन उन्होंने 100 फीट के ऊपर रखा है। उस समय कोई क्रेन
या कुछ नहीं थी, क्या टेक्नोलॉजी नॉलेज उनके पास था, लेकिन वो आज दुनिया में वो सभ्यता नहीं है। जिस सिविलाइजेशन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पैदा किया, जिसे आप सिकंदर कहते हैं, वह ग्रीक सिविलाइजेशन 28 ईयर्स में दुनिया से समाप्त हो गई। 635 एडी में अरब ने ईरान पर अटैक किया और 650 एडी में पर्शियन सिविलाइजेशन दुनिया से नष्ट हो गई। जिस सिविलाइजेशन ने चंगेज खां को पैदा किया, मंगोलियन सिविलाइजेशन, जिसने चाइना से लेकर चेक रिपब्लिक तक इतना एम्परर एस्टेब्लिश किया, जितना बड़ा चंगेज खां का साम्राज्य था, दुनिया में किसी का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, वह मंगोलियन सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो गई। 329 एडी में रोम के किंग कॉन्स्टेंटाइन यरूशलेम आए और अपने मदर के साथ क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट 50 इयर्स के अंदर रोमन सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो गई। तो रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन एंड मंगोलियन सिविलाइजेशन आज दुनिया में नहीं है, जबकि इनकी ग्रेट हिस्ट्री थी। जिन लोगों की हिस्ट्री नहीं है, आज दुनिया में बहुत ताकतवर देश है। अमेरिका की 450 वर्ष पुरानी हिस्ट्री है। 450 ईयर से ऊपर की कोई हिस्ट्री अमेरिका की नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया 200 ईयर्स का पुराना देश है। 200 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का दुनिया में कोई देश नहीं था। एमेजन के नदी के किनारे जंगलों को काट कर बसाया गया देश, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया जहां पर है, वहां लोगों को पहुंचने के लिए काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, वह देश दुनिया का ग्रेट देश होगा। हमारा देश है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। 3500 किलोमीटर हमारे देश में हिमालयन रेंज है, जो दुनिया में इतना बड़ा ऊंचा पर्वत दुनिया के किसी देश में नहीं। आज पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वो सी रूट से होता है। 80% वर्ल्ड का ट्रेड बिजनेस समुद्र के रास्ते से होता है। हमारे देश में 7279 किलोमीटर कोस्टल एरिया है। जितना हमारे पास समुद्र का किनारा है, उतना रसिया और चाइना के पास भी नहीं है, लेकिन हम रसिया और चाइना के बराबर इकोनॉमी में आज नहीं। हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इतना है फार्मिंग लैंड, जो चाइना में इसका हाफ भी नहीं है। आप देखें फॉरेस्ट वेल्थ इस प्रकार के इंडिया में है जो काफी देशों में नहीं है। लिग्नाइट, बॉक्साइट, डोलामाइट, मैग्नीज, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की माइंस, कोल की माइंस इस कंट्री में है, लेकिन पर कैपिटा सोर्स ऑफ इनकम प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में वो नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए। जबकि इजराइल, जापान और स्विट्जरलैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज जीरो है। उनके पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। वो अपनी आवश्यकता का 80-90% दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज वो लोगों का प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रॉन्ग नेशन वहां है जहां हमारे पास नहीं है। तो ये सोचना कि किसी देश में प्राकृतिक संपदा बहुत है वो अमीर देश हो जाएगा, ये सोचना किसी देश की हिस्ट्री बड़ी ग्रेट है वो महान देश बन जाएगा, ये सोचना किसी के पास नॉलेज है वो देश महान बन जाएगा, लेकिन ये स्टडी करने पर, रिसर्च करने पर ये बेसलेस साबित होते हैं। मेरी जो समझ है, अगर आप इस देश को मजबूत और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो 9 प्रिंसिपल्स आप सभी को फॉलो करना होगा। जो पहला प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति सम्मान करना चाहिए। यह देश गीता, कुरान, बाइबल, जुबैर, अंजील के बेस पर नहीं चलेगा। यह देश
संविधान के बेस पर चलना चाहिए। हमें किसी भगवान से डर बाद में होना चाहिए, पहले हमें अपने देश के संविधान के प्रति डर होना चाहिए। और जो देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, वह कंट्री कभी ग्रेट और महान नहीं बन सकती। आप अमेरिका में जाकर देखें, 50 स्टेट वहाँ हैं, हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हैं, लेकिन लोग अपने पॉकेट में अपने देश का, अपने स्टेट का संविधान रखते हैं। और हमारे देश में लॉ को वायलेट करने के लिए हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी, हमने ट्रैफिक को, रूल को तोड़ दिया, हमने पुलिस वालों को धमका दिया। हम बहुत अपने आप को ग्रेट समझने लग जाते हैं। जो देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जिस देश के सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, वह देश में कितनी भी रिसोर्सेस हो, वह देश कभी ग्रेट नहीं बन सकता। तो रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल है इथिकल वे ऑफ लाइफ, नैतिकता आधारित जीवन होना चाहिए। हमारे लाइफ में ऑनेस्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनेस्टी इन एक्शन, ऑनेस्टी इन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इन कंडक्ट। हमारे आचरण में ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे नैतिकता में ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे कर्म में ईमानदारी होनी चाहिए और हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। हम सब लोग कम्युनिकेशन के लिए प्रयास करते हैं। हम सभी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट टू इन्फॉर्म, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट टू कन्विंस, इट इज नॉट टू ऑर्डर समवन, इट इज टू शेयर। कम्युनिकेशन स्किल किसी को सूचना देना नहीं है, किसी को आश्वस्त करना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल शेयर करने का नाम है। जो भी आप थॉट शेयर करते हैं तो उसका बेस ऑनेस्टी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए। हम आपसे यहां बात कर रहे हैं, अगर हमारे कंडक्ट में ऑनेस्टी है, हमारे स्पीच में ट्रुथ का लेवल हाई है, तो आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर मेरे स्पीच में ट्रुथ का लेवल हाई नहीं है, डाउन है, और मेरे कंडक्ट में ऑनेस्टी नहीं है, तो मैं यहां आपसे महीनों बात करूं, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे स्पीच में ट्रुथ का लेवल क्या है और हमारे कंडक्ट में वो चीज है या नहीं है। हम एक बार एकेडमी में लेक्चर देने के लिए गए। रुद्रा गंगाधरन साहब उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने मेरे स्पीच के बाद एक कमेंट्स किया था जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने बहुत अच्छी कहा, यू शुड नॉट बी ऑनेस्ट बट ऑल्सो अपीयर टू बी ऑनेस्ट। आपको केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है, परंतु आपके जीवन में ईमानदारी दिखनी चाहिए। यू शुड नॉट बी ऑनेस्ट बट ऑल्सो अपीयर टू बी ऑनेस्ट। केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है, परंतु ईमानदारी आपके जीवन में दिखनी चाहिए। और वो चीज जब ही दिखेगी जब आप इथिकल वे ऑफ लाइफ, नैतिकता आधारित जीवन को जिएंगे। और अगर आपके जीवन में मूल्य नहीं है, वैल्यूज नहीं है, आज हम लोग बड़े चिल्लाते हैं कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैं आपको 2-3 सिंपल एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 1989 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन थे। आपको याद होगा, रोनाल्ड रेगन बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे। रोनाल्ड रेगन के
कुछ उनके डिसाइपल्स जो उनके अनुयायी फॉलोवर्स हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अप्रोच किया कि प्रेसिडेंट को डॉक्टरेट की डिग्री दिया जाए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हार्वर्ड के वाइस चांसलर ये कहते हुए एक्सक्यूज कर दिया कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ही इज ए फिल्म आर्टिस्ट, वह फिल्म आर्टिस्ट है, वह मैजिक चलाकर पब्लिक पर इंप्रेशन बना करके वो देश के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा अनुकरणीय जीवन नहीं जिया है जो समाज के लिए हम एग्जाम्पल पेश कर सकें, इसलिए हम इनको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं दे सकते। इंडिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसी वाइस चांसलर से अप्रोच करे तो लौट करके प्रणाम करते हुए डिग्री दे देंगे। तो ये नैतिकता हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही? 1984 में ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोचा कि ये यूरोप की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको डॉक्टरेट की डिग्री देना चाहिए। जब फंक्शन रखा गया, मैडम मार्गरेट थैचर ने अपने स्पीच में बताया कि ब्रिटेन के प्रोफेसरों को पाउंड अच्छे नहीं लगते, वो डॉलर से लव करते हैं, इसलिए ब्रिटेन से माइग्रेट करके वो अमेरिका चले जा रहे हैं। वाइस चांसलर ने उसी समय कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसी पब्लिक मीटिंग में मैडम मार्गरेट थैचर की डिग्री को कैंसिल कर दिया। कहा आपने शिक्षा जगत का अपमान किया है, आपने प्रोफेसर का अपमान किया है, आपने यूनिवर्सिटीज का अपमान किया है, हम आपको डिग्री नहीं दे सकते। क्या ऐसी नैतिक बल हमारे देश के प्रोफेसरों में है? हम ऐसा सोच सकते हैं? तो बेसिक चीज हमें यहां पर आना चाहिए कि नैतिकता आधारित जीवन हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति, किसी चीज से नहीं डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए तो देश के संविधान से और इथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। तो एथिकल वे ऑफ लाइफ। और तीसरा प्रिंसिपल है सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासित जिंदगी। जो पर्सन, जो सोसाइटी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती है, वह पर्सन, वह सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जिंदगी में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। आप पूरे ब्रिटेन की हिस्ट्री पढ़कर देखें, उन्होंने चाइना से लेकर अमेरिका तक रूल किया तो सिर्फ 3 क्वालिटी के कारण किया। एक थैंक यू एंड सॉरी, जिससे दुनिया को मैसेज दिया वी आर डिसेंट पीपल। और सेकंड है पंक्चुअलिटी, समय की प्रतिबद्धता। और तीसरी क्वालिटी है डिसिप्लिन, अनुशासन। जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं तो आप लोग अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब ब्रॉड कंसेंसस नेशनल इश्यूज एंड पॉलिसी, राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक आम सहमति बन जाए तो बिलीफ इन लीडरशिप, हमें अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखनी चाहिए। लेकिन हम लोगों में प्रॉब्लम है कि बिलीफ इन लीडरशिप की प्रिंसिपल को हम भूल गए। और जब तक देश के सिटीजन अपने नेतृत्व के प्रति आस्था नहीं रखेंगे, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और वो आस्था जभी आएगी जब हमारे ब्रेन में डिसिप्लिन, अनुशासन आएगा। तो डिसिप्लिन का, पंक्चुअलिटी का होना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन का एक घटना है, मैं किसी दूसरे देश में ऐसे बात करने के लिए गया तो हमारा दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया और वो कुछ समय लेट हो गया। जब वो मुझे मिला, मुझे मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया, मेरा लगेज उठाकर कार में रखा और अपनी वाइफ को कहा कि आप पीछे बैठे
और मुझे आगे वाली सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट खुद लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी आई वॉज लेट। तो मैंने कहा, नो इशू, इट्स ओके, थैंक यू। उसकी वाइफ मुझसे बात करने लगी, कुछ दूर गए, फिर उसने मेरी तरफ देखा, कहा, सॉरी आई वॉज लेट। मैंने अपना आंसर रिपीट कर दिया। कुछ वक्त गुजर गए, मेरे दोस्त ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा, कहा, माय डियर फ्रेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आई वॉज लेट। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो मैंने कहा, मैं जिस देश से मैं आता हूँ उस देश में अगर 10-15 मिनट लेट नहीं होते तो वीआईपी नहीं होते। इट्स माई कल्चर। तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। तो मेरे दोस्त ने कहा, आई एम वरीड एंड आई एम सॉरी नॉट बिकॉज आई वॉज लेट फॉर 5 मिनट्स। मैं चिंतित हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं 5 मिनट लेट हुआ। बिकॉज टू बी लेट इज टू बी एम्प्लॉयड। अगर आप लेट होते हैं इसका मतलब आप असभ्य हैं, आप दूसरे को डिसरिगार्ड करने में ऑनर फील करते हैं, आप एरोगेंट हैं, आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप दूसरे का इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी असभ्यता के लिए आपसे माफी मांग रहा हूं। तो ये समझ, ये सोच जब तक एवरी सिटीजन के जीवन में नहीं होगा, यह देश तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। फोर्थ क्वालिटी है पैशन फॉर डूइंग वर्क। कार्य के प्रति जुनून पैदा करना। जो भी आप काम करते हैं उसमें पैशन रखिए, उसके साथ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन को फॉलो करिए। आप देखें, जो भी एक सोल्जर होता है उसको कितना थ्रेट्स होता है। एक तो नेचर का थ्रेट्स होता है, वो -50 टेम्परेचर में +50 टेम्परेचर में काम करता है। स्नोफॉल होते हैं, डेजर्ट में, डेल्टा में, माउंटेन में वो काम करता है। दूसरा एनिमी का थ्रेट्स होता है। तीसरा उसकी फैमिली साथ नहीं रखती है, फैमिली का थ्रेट्स होता है। और इतने थ्रेट होने के बावजूद वो अपने मिशन के लिए काम में लगा रहता है। तो अगर हम लोगों की लाइफ एक सोल्जर लाइफ हो, अभी इजराइल में मैं सितंबर महीने में इसी साल में गया था उनकी आर्मी में बात करने के लिए। वहां मैंने एक नई चीज सीखी। ये सभी लोग आप जानते हैं कि इजराइल के सिटीजन एजुकेशन कंप्लीट होने पर 3 इयर्स मेल और 2 इयर्स फीमेल आर्मी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो 1 ईयर्स के लिए वो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। पूरे वर्ल्ड का वो ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पर्सनालिटीज को से मीट करते हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज को वो अर्न करते हैं और वो एक्सपीरियंस अर्न करने के बाद अपने प्रोफेशन के प्रति वो काम करते हैं। हम लोग अपने घर से बाहर निकलने में हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए जो आदमी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वह कुछ भी नहीं कर सकता। 5वीं क्वालिटी है लव फॉर द नेशन, राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र के प्रति प्रेम क्या है, कैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम करना चाहिए? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम करने की जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है यूनिटी। हमारे अंदर क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हम एवरी सिटीजन इक्वल हैं। हमारी संपन्नता और समता हमारी नेशन, हमारे राष्ट्र का आधार है। और जिस कंट्री में मिडिल क्लास के लोग नहीं होते हैं वह कंट्री, उसका बैकबोन टूट जाता है। आप देखें
1947 में इंडिया बना और 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान बनते ही 33 इयर्स तक वहां मार्शल लॉ लागू रहा। क्यों रहा? क्योंकि वहां या तो हायर सोसाइटी के लोग थे और या तो लोअर क्लास के लोग थे, मिडिल सोसाइटी नहीं थी। आप देखें भारत देश में जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो 565 एम्परर स्टेट इस कंट्री में थे, लेकिन अगर मेरा हिस्ट्री का ज्ञान ठीक है और आप लोग नॉलेजेबल लोग यहाँ बैठे हैं, 565 स्टेट में कोई राजा हिंदुस्तान की आजादी के लिए जेल गया था? है किसी को याद? कोई राजा, कोई उद्योगपति को फांसी लगी थी? कोई राजा, कोई उद्योगपति जेल में गया था? अगर है तो मुझे बता दीजिए एक नाम। 565 स्टेट थे इस कंट्री के अंदर, क्या उनका काम नहीं था? इस देश में मूवमेंट किसने चलाया? मिडिल क्लास के लोगों ने। जब ये देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा था कि अगर मिडिल क्लास को हम इंपावरिंग नहीं करेंगे तो उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, मैसूर स्टेट का डैम और स्टील प्लांट भिलाई आदि बनाकर इंपावरिंग के लिए कोशिश की थी और एक ऐसे पीएसयू बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था जो हमारे देश के इकोनॉमी इंप्रूव हो सके। आप देखें, जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है वहां अनार्की क्रिएट होती है। आप देखें चेचेनिया, ग्रोजनी, रोमालिया, लिथुआनिया, लाइबेरिया, सूडान, कोसोवो, इजिप्ट, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस लेवल की है। लेकिन हमारे देश में नहीं आने पाया क्योंकि हमारी जो सिस्टम थी एक इंपावरिंग की सिस्टम थी और किसी को प्रमोट नहीं किया गया। सेकंड चैलेंज हमारे सामने है ग्लोबल डिसरप्शन ड्यू टू पेंडेमिक। आप लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम सुना होगा 1945 में। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 80 मिलियन पीपल अपने लाइफ को लॉस किए थे, जिसमें 50 मिलियन सिविलियन थे और 30 मिलियन सोल्जर थे। बिकॉज इस पेंडेमिक के कारण, कोरोना पेंडेमिक के कारण वर्ल्ड के 400 मिलियन पीपल इफेक्टेड हुए और 3.7 मिलियन पीपल अपने लाइफ को लॉस कर दिए। पीपल आर फेसिंग लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। तो ग्लोबल डिसरप्शन ड्यू टू पेंडेमिक, अभी तक जो हमारे बॉर्डर पर अटैक होते थे, नागार्जुन सिसोदिया साहब ने शहादत दी थी, अटैक होते थे गोले बम से, गन बुलेट से, आर्टिलरी गन से, आरडीएक्स से। लेकिन अब फ्यूचर में गोले बम और आरडीएक्स से अटैक नहीं होंगे। अब आज के टाइम में 5 नए प्रकार के अटैक होने वाले हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल अटैक, जो कोरोना वायरस से पेंडेमिक लेकर आया है। ऐसे वायरस अनेकों प्रकार के फैलाए जाएंगे और इस प्रकार के वायरस को क्रिएट करने के लिए अमेरिका, चाइना और रसिया के पास कैपेबिलिटी है। वो जब चाहे तब वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटैक होगा बायोलॉजिकल अटैक। सेकेंड अटैक होगा केमिकल अटैक्स। आप देखें इराक में किस प्रकार से केमिकल अटैक हुआ था, जो वहां के लोग अभी भी याद करते हैं। रसिया में चर्मोलीन के अंदर किस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था केमिकल अटैक के कारण, जो आज भी वहां इफेक्ट है। तो दूसरा, सेकंड है केमिकल अटैक, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल अटैक। आज एक रूम में बैठ करके लोग नैरेटिव क्रिएट करेंगे और पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करेंगे। आइडियोलॉजिकल अटैक सोशल मीडिया के द्वारा जो फैलाए जाएंगे, वो हमारे ब्रेन को हम मॉर्गेज कर देते हैं। हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। आप लोग इतने यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ
कि इस नवंबर, पिछला नवंबर महीना और आज दिसंबर की 13 डेज हो गए, इस 43 डेज में आप लोगों ने कौन सी बुक पढ़ी थी? अगर किसी ने बुक कोई पढ़ी है तो ब्रेवली हैंड रेज कर सकते हैं। 1949 में हमारे देश में ग्रेट स्कॉलर हुए थे जॉर्ज ऑरवेल, और जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में बुक लिखी थी जिसका नाम था 1984। 1984 में उन्होंने लिखा, आफ्टर 35 years a human being will become a machine। आज से 35 वर्ष के बाद मनुष्य जो है वह एक मशीन बन जाएगा। वह सोचना समझना बंद कर देगा, वह एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होगा। लोग एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे और आप उसे लोग फॉलो करेंगे। अब 1984 में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गई, हम बुक की जगह टेलीविजन के साथ बिजी हो गए। 1989 में इंटरनेट आ गया, हम गूगल के साथ बिजी हो गए। 2000 में मोबाइल आ गया, हम उसके साथ बिजी हो गए। और 2010 में लॉट्स ऑफ ऐप्स आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया। हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, सोचने समझने का काम बंद कर दिया। हमारी समझ है कोई चीज़ की ज्ञान चाहिए, हम गूगल में टाइप करते हैं और गूगल बाबा से पूछने जाते हैं, वो जो बताते हैं हम सही मान लेते हैं। 2021 में वर्ल्ड के 196 कंट्री के विचारशील प्रोफेसर वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने बताया कि जो भी इंटरनेट, गूगल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वह एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम। इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है और इस प्रकार का ज्ञान विवेक, बुद्धिमत्ता नहीं है। यूनेस्को के जनरल सेक्रेटरी ने पूरे वर्ल्ड से अपील किया कि मैन हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल if knowledge only remains knowledge, but if we could transform knowledge into wisdom, he would not only survive but will be able to ascend to greater and greater heights of achievements। मनुष्यता केवल ज्ञान पर निर्भर होगी तो वह नष्ट हो जाएगी। यदि हम ज्ञान को विवेक में परिवर्तित कर पाएंगे तो वह केवल जीवन जीने का साधन नहीं होगा, अपितु जिंदगी की महानतम से महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वो कारगर और कामयाब होगा। तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने ब्रेन को मॉर्गेज नहीं करना चाहिए, हमें थिंकिंग करना चाहिए। तो आइडियोलॉजिकल अटैक से कैसे आप रोकेंगे, इसे हमें कोशिश करना होगा कि जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक है वह है साइबर अटैक्स। आज फील्ड में कितना आपके पास पावर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेस में कितना पावर है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। आप देखें जो साइबर अटैक्स कैसे होते हैं। 2010 में एक बात याद रखें, जिसके पास दिमाग होता है और जिसके पास इकोनॉमी होती है वही वर्ल्ड में रूल करता है, और जिसके पास दिमाग नहीं होता है और जिसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होता है उसका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता है। केवल दिमाग से कोई वैल्यू नहीं होती है, इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। और केवल इकोनॉमी सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पास नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ब्रेन होना बहुत जरूरी है। 2010 में इजराइल ने सोचा कि हमें ईरान का न्यूक्लियर पावर को कोलैप्स करना है। उन्होंने कतर में एक कंपनी बनाया और एक सारे एम्प्लॉयज उसमें अरब कंट्रीज के रखे। 22 कंट्री अरब लीग के मेंबर हैं, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। उन्होंने कहा वी आर गॉड बिलीवर, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं। ईश्वर को समझने के लिए फिजिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में 55,000 टाइप्स के प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, सबके पत्ते लीफ ग्रीन हैं, लेकिन सभी की ग्रीनरी में डिफरेंस है, सभी के पत्ते की लीफ की क्वालिटी में डिफरेंस है।
जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक 7.8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है। हर इंसान के फेस डिफरेंस है, हर इंसान की वॉइस डिफरेंस है, आवाज डिफरेंस है, हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स, ऑयल प्रिंट डिफरेंस है। वी आर मैचलेस। तो अगर हमें उस नेचर को समझ लेंगे तब हम इस क्रिएटर को जान सकते हैं। अर्थात गॉड को समझने के लिए फिजिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो फिजिक्स पर एक सेमिनार रखा, 22 कंट्री अरब के ग्रेट स्कॉलर पार्टिसिपेट किए। उन्होंने एक सबको सॉफ्टवेयर दिया, पेन ड्राइव, और उसमें एक वायरस डाल दिया। उस वायरस का नाम है इस्टकस वायरस। और इस्टकस वायरस जब उन्होंने डाल दिया, ईरान के प्रोफेसर लाकर अपने कंप्यूटर में ओपन किए, उनका सारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। यह है दिमाग साइबर अटैक। आप जो मोबाइल लेकर के यूज करते हैं वह एक वेपन है। अगर वो सही उपयोग करेंगे तो आप अच्छे जाएंगे, अगर गलत उपयोग करेंगे, अगर आपके कोई अननोन व्यक्ति से नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो आपको कभी रिसीव नहीं करना चाहिए। अगर वो आपने वीडियो कॉल रिसीव कर लिया, आपका फेस आ गया, आपकी फेस को लगा करके वो सेक्सुअल वीडियो बनाकर वायरल कर सकता है। तो ये आप सोचें कि एक वेपन है और इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है। तो साइबर अटैक, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, आइडियोलॉजिकल अटैक्स, ये आपके सामने नए चैलेंज हैं। तो अगर आप इस देश को से प्यार करते हैं तो आपको काउंटरफिट करेंसी, ड्रग्स, आर्म्स स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेंट ट्रैफिकिंग, इन सब को रोकने के लिए आप एक सोल्जर बनना चाहिए। ब्रिटेन में एक बड़ी फेमस कोट है, एवरी सोल्जर इज सिटीजन इन यूनिफॉर्म, एवरी सिटीजन इज सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म। प्रत्येक सैनिक वह नागरिक है भले ही यूनिफॉर्म के अंदर है, और प्रत्येक नागरिक वह एक सैनिक है भले ही उसके पास यूनिफॉर्म नहीं। अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे तो आप देश का कहीं भी नुकसान होगा आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेशनल यूनिटी के बाद रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल लीडरशिप, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल प्रॉपर्टीज, और रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि नेशनल प्रॉपर्टीज। हमारे देश में कोई भी मूवमेंट होगा तो हम पहले बस चला देंगे, ट्रेन रोक देंगे। ये देश के प्रति प्यार नहीं है। तो हमें अपने राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए और इसको कोशिश करना चाहिए। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है ऑलवेज कंपीट विद योरसेल्फ। हमें हमेशा अपने साथ मुकाबला करना चाहिए। ह्यूमन वीकनेस है, मनुष्य अपने अभाव से दुखी नहीं होता है, वह दूसरे के प्रभाव से दुखी होता है। जिस दिन हम दूसरे के प्रभाव से दुखी होना बंद करके अपने अभाव के विषय में सोचना शुरू करेंगे, उस दिन हम दुनिया के ग्रेट सिटीजन और ग्रेट कंट्रीमैन बन जाएंगे। मैं आपको सिंपल सा 2 एग्जाम्पल देता हूं। हमारे देश में एक ग्रेट मैन पैदा हुए थे, उनका नाम था CD देशमुख। CD देशमुख साहब ICS का एग्जाम देकर छुट्टी मनाने के लिए लंदन चले गए। वहां अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। उनके एक फ्रेंड एड्रेस स्टूअर्ट आते हैं और कहते हैं, मिस्टर देशमुख, रिजल्ट हैज बीन कम्युनिकेटेड। आज ICS का रिजल्ट आउट हुआ है, आपको पता चला? तो उन्होंने बैटिंग करते हुए कहा, हु स्टूड सेकंड, दूसरा कौन आया? फर्स्ट पोजीशन तो मेरी होगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरे बाद कौन आप स्टैंड कर रहा है जानने में मेरा इंटरेस्ट है। और जब रिजल्ट चेक किया गया तो CD देशमुख का नाम आया।
इसी तरह से हमारे देश में एक नोबल मैन पैदा हुए थे, उनका नाम था डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन सर 25 जून 1930 को कलकत्ता लेबोरेटरी में लाइट पे रिसर्च का वर्क कंप्लीट किया, और जब रिसर्च उनका कंप्लीट हो गया तो 27 जून 1930 को उन्होंने जहाज का टिकट खरीदा कि इस वर्ष का नोबेल प्राइज हमें मिलेगा, और नोबेल प्राइज लेने के लिए उन्होंने जहाज का टिकट खरीदा। उस समय एरोप्लेन नहीं होते थे, पानी की जहाज से लोग जाया करते थे। फिजिक्स में जिसको नोबेल प्राइज मिलती है उसका अनाउंसिंग डेट है 27 दिसंबर, लेकिन डॉक्टर सीवी रमन सर ने 27 जून को टिकट खरीदा 6 मंथ बिफोर। लेकिन जब 27 दिसंबर को अनाउंस हुआ तो नाम नोबेल प्राइज में डॉक्टर सीवी रमन का आया। तो डॉक्टर सीवी रमन को यह कैसे पता था इस वर्ष का नोबेल प्राइज हमें मिलेगा? सीडी देशमुख को यह कैसे पता था कि आईसीएस एग्जाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन होगी? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का एनालिसिस किया था, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया था, और अपने वीकनेस को रिमूव करने के लिए डे टू डे प्रैक्टिस किया था। जो आदमी अपने विषय में नहीं सोचता है वो दूसरे के विषय में कुछ नहीं सोच सकता, और जो इंसान अपने प्रति वफादार नहीं हो सकता है वो दूसरे के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता। हम लोग पान के दुकान पे खड़े होकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने विषय में नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते हैं, दूसरे का लेट डाउन करते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति को कंट्रोल करने के विषय में नहीं सोचते। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हम देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। तो आज ऑनरेबल मार्टियर नागार्जुन सिसोदिया के इस शहादत दिवस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:16 पर पाकिस्तान की 93,000 आर्मी सरेंडर किया था। और ये आपको बताने कैसे किया था, जो देश प्रैक्टिस नहीं करता है, जो सिटीजन ट्रेनिंग नहीं करते हैं, वह फौज सरेंडर कर जाती है। आपने अगर बैटल ऑफ सारागढ़ी नहीं पढ़ा है तो आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी कुछ लोगों ने। उस फिल्म का नाम है केसरी। देखी है आप लोगों ने? किसने देखी केसरी फिल्म? अच्छा, काफी लोगों ने देखी, गुड। केसरी फिल्म में एक तरफ अफगानिस्तान के 10,000 पठान थे और दूसरी तरफ हमारे सिख रेजिमेंट के ओनली 36 सोल्जर थे, 36 आदमी थे। तो 36 सोल्जर के सामने 10,000 आर्मी की डिफीट होती है, क्योंकि आर्म्स एमिनेशन तो उनके पास ज्यादा थे, नफरी संख्या भी उनके पास ज्यादा थी, हथियार भी ज्यादा थे, संख्या भी ज्यादा थी। हमारे पास सिर्फ 36 सोल्जर थे, लेकिन 36 सोल्जर के सामने 10,000 लोगों की डिफीट होती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी। 1971 में ढाका के जीओसी जनरल नियाजी बैठे थे। उनकी लीडरशिप में ढाका में पाकिस्तान आर्मी सिर्फ 30,000 थी और इंडियन आर्मी ढाका से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिर्फ 3,000 आर्मी थी। हमारे ब्रिगेडियर कमांडेंट ने कहा, उस कैप्टन का नाम था जनरल निर्भय शर्मा, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे, तुम जनरल नियाजी को चिट्ठी देकर के आओ, अगर इस शाम तक तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। वह कैप्टन अकेला साइकिल चलाकर ढाका जीओसी के पास गया और चिट्ठी दिया। आप देखिए 30,000 आर्मी पाकिस्तान की, वहां एक आदमी, एक सैनिक हमारा साइकिल चला करके उनके अंदर घुसा और उनको चिट्ठी दिया कि तुम शाम तक सरेंडर नहीं करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस जब ही आ सकती है जब आपकी डिसिप्लिन, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। और ऐसे सोल्जर मार्टियर को आप रिमेंबर करेंगे
उस रिमेंबर करने से तो अच्छा होगा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे, तभी ये कंट्री ग्रेट नेशन बनेगा और आप ग्रेट सिटीजन बनेंगे। जय हिंद।